फिर से स्वागत है आपका फिल्म जानी में। आज हम कूदने वाले हैं एक जबरदस्त रोमांच से भरी अमेरिकन हाइस्ट एडवेंचर में फाउंटेन ऑफ यूथ, जिसे डायरेक्ट किया है गाय रिची ने। इसमें है खजाने की तलाश, पागलपंती भरे पीछा करने वाले सीन, रहस्यमयी पेंटिंग्स और अमरता की खोज। जी हाँ, इस कहानी में फाउंटेन ऑफ यूथ सचमुच मौजूद है और इसके पीछे भाग रहे हैं दो बिछड़े हुए भाई बहन। तो चलिए देखते हैं ये एडवेंचर कैसे शुरू होता है। कहानी शुरू होती है धूप भरे थाईलैंड से, जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट लूक अपनी स्कूटर पर सड़कों पर तेजी से भाग रहा है। फोन लगातार बज रहा है। कॉल कर रहा है खसम नाम का एक आदमी, लेकिन ये कोई दोस्ताना कॉल नहीं है। असल में लूक ने एक बेहद कीमती पेंटिंग चुरा ली है जो कसम के बॉस की है। कुछ ही देर में लूक चारों तरफ से गिर जाता है। कसम और उसके गुंडे कई गाड़ियों से रास्ता रोक लेते हैं। एक आदमी तो सीधा बंदूक तान देता है। लूक दिखाता है कि वो हार मान गया है, कहता है कि वो स्कूटर रोक देगा, लेकिन ये तो उसकी चाल होती है। अचानक वो गाड़ियों को आगे निकलने देता है, फिर तेजी से मुड़ता है और शुरू होता है हाई स्पीड चेज। लूक ट्रैफिक को चकमा देता है। कुछ गुंडों की गाड़ियां दूसरी कारों से भिड़ जाती हैं। फिर वो अपनी स्कूटर को मोड़कर एक लोकल मार्केट में घुस जाता है, जहाँ गाड़ियां पीछे नहीं आ सकती। लेकिन एक पक्का पीछा करने वाला गुंडा बाइक पर आ जाता है। लूक उसे एक तंग सी गली और अपार्टमेंट हॉलवे में खींच ले जाता है। जगह इतनी तंग होती है कि बाइक वाला धड़ाम से टकरा कर गिर जाता है। एक और पीछा करने वाला आउट। लेकिन लूक की मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है, कसम की कार सामने से धमकती है। चटके में लूक स्कूटर से गिर जाता है, लेकिन तभी लोकल भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कसम आगे बढ़ नहीं पाता। लूक घसीटते हुए भागता है। गुस्से में कसम आसमान में गोली चला देता है और अपने आदमियों को पैदल पीछा करने भेज देता है। अब लूक की टांग घायल है, फिर भी वो दौड़ रहा है और पीछे से गोलियां चल रही हैं। वो अपनी टीम को कॉल करता है कि वो फ्लाइट नहीं पकड़ पाएगा। टीम कहती है ट्रेन पकड़ लो। वो फिर से बाजार से निकलता है, एक ठेले वाले का फूड कार्ट उठा लेता है और उसे बाइक से टक्कर देकर कसम की गाड़ी की ओर धकेल देता है। ठेला जाकर गाड़ी से भिड़ता है और बूम, आग भड़क उठती है। धुआं और आग विंडशील्ड पर फैल जाती है। कसम गाड़ी काबू में नहीं रख पाता और ट्रैफिक में जा भिड़ता है। पुलिस आ जाती है और लूक वो फिर भाग निकलता है। ट्रेन स्टेशन पर लूक भागते हुए पहुंचता है और चलती ट्रेन पर कूदकर सवार हो जाता है। उस रात पहली बार उसे चैन मिलता है और वो सो जाता है। लेकिन नींद में उसे एक रहस्यमयी पुरानी इमारत का सपना आता है, जहाँ वो एक सुनहरा नकाब चुरा लेता है। जैसे ही आंख खुलती है, सामने एक नई शख्सियत खड़ी है, एस्मे नाम की औरत। वो बताती है कि उसका काम है दुर्लभ पेंटिंग्स को ढूंढना और वापस लाना। और सरप्राइज, आसपास बैठे सारे लोग उसी के आदमी हैं। लूक पेंटिंग देने से साफ इनकार कर देता है। तो एस्मे क्या करती है, वो चाकू निकाल लेती है। उसके आदमी लूक को पीछे से पकड़कर गला दबाने लगते हैं। एस्मे उसे लात मारकर पेंटिंग ट्यूब पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन लूक हार नहीं मानता। वो उल्टा उसका हाथ पकड़ लेता है। एस्मे, जो बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी, गुस्से में जैकेट उतारती है और तेजी से आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी लूक अचानक एक्शन में आ जाता है। वो पास की मेज से एक प्लेट उठाता है और धड़ाम से एक गुंडे के सिर पर दे मारता है। हाँ, बिना किसी चेतावनी के। और फिर सीधे एक जोरदार हेडबट हुआ। गुंडा आखिरकार उसे छोड़ देता है। अब आजाद होते ही ल्यूक तेजी से एस्मे की तरफ दौड़ता है। रास्ते में एक और गुंडे को ऐसे लात मारकर हटाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मजेदार बात यह है, एस्मे किसी रेस्क्यू का इंतजार नहीं करती, बल्कि वो खुद पलटती है और ल्यूक की ही धुनाई कर देती है, बिल्कुल बेरहम अंदाज में। और फिर जैसे कुछ हुआ ही न हो, दोबारा आगे बढ़ जाती है। ल्यूक एक और गुंडे से भिड़ता है। आखिरकार वो फिर से एस्मे तक पहुंच ही जाता है। लेकिन एस्मे अभी खत्म नहीं हुई थी। वो एक चाकू निकाल लेती है अपनी रक्षा के लिए। संघर्ष में गलती से उस रहस्यमयी ट्यूब की पट्टी कट जाती है, वही ट्यूब जिसे दोनों पाने के पीछे पड़े थे। अब ये लड़ाई बदल जाती है एकदम रस्साकशी में। दोनों ट्यूब को अपने अपने तरफ से खींच रहे थे। एस्मे का चाकू हाथ से छूटकर उड़ जाता है और इसी दौरान ल्यूक उसे पकड़कर एक बाथरूम में खींच ले जाता है। दरवाजा लॉक करता है और उसे अंदर फंसा देता है। क्या अब बच निकलना आसान हो गया? लगभग। ल्यूक ट्रेन के डिब्बे की छत पर चढ़ जाता है, मानो कोई फिल्मी ड्रामेटिक एंट्री हो। सही मौके का इंतजार करता है और फिर पास के वाटर टावर पर छलांग लगाता है। लेकिन चीजें प्लान के हिसाब से नहीं होती। वो ठीक से रेलिंग पकड़ ही नहीं पाता और धड़ाम से नीचे की झोंपड़ी की छत तोड़कर अंदर जा गिरता है। आउच। जमीन पर फैला हुआ वो मोबाइल निकालता है और अपनी टीम को कॉल करता है पिकअप के लिए। कट टू लंदन। अब नजर आती है उसकी बहन शार्लेट। वो इस वक्त एक बुरे तलाक के बीच फंसी हुई है। उसका एक्स हस्बैंड हैरोल्ड, जिसने उसे धोखा दिया था, अब उनके बेटे की कस्टडी लेने की कोशिश कर रहा है। आप सोच सकते हैं शार्लेट कितनी गुस्से में होगी। थोड़ी देर बाद शार्लेट अपने म्यूजियम की जॉब पर होती है जब सरप्राइज, अचानक वहाँ ल्यूक का धमाका है, बिल्कुल अनपेक्षित। वो ऐसे दिखाता है मानो बस मिलने आया हो, लेकिन शार्लेट तुरंत भांप लेती है कुछ गड़बड़ है। दोनों की बातें बहुत कम होती हैं, तो शार्लेट तुरंत समझ जाती है कि ल्यूक मुसीबत में है। ल्यूक चाहता है कि उसकी बहन शार्लेट अपनी स्थिर और सुरक्षित जिंदगी छोड़ दे और फिर से वही पुरानी एडवेंचरस लाइफ जिए, जैसे बचपन में जब दोनों अपने पिता के साथ मिशनों पर जाते थे। लेकिन शार्लेट साफ मना कर देती है। अब वो माँ है और उसे अपने क्यूरेटर वाले काम की स्थिरता पसंद है। तनाव साफ महसूस हो रहा था और तभी ल्यूक एक धमाका कर देता है। वो कहता है कि म्यूजियम की एक पेंटिंग खराब हो गई है। शार्लेट जैसे ही ध्यान भटकाकर उसे देखने जाती है, ल्यूक चालाकी से एक दूसरी पेंटिंग चोरी कर लेता है। जैसा कि सोचा ही था, अलार्म बज उठते हैं और पूरा म्यूजियम एक किले की तरह लॉकडाउन में चला जाता है। शार्लेट तुरंत उसके पीछे दौड़ती है और बाहर जाकर उसे रोक लेती है, लेकिन ल्यूक पेंटिंग लौटाने से साफ इनकार कर देता है जब तक कि शार्लेट उसकी गाड़ी में बैठ न जाए। अब शुरू होता है पागलपन भरा पीछा। ल्यूक गाड़ी को तेजी से दौड़ाता है, तंग गलियों में घुसता है, पुलिस उसका पीछा कर रही है। आखिरकार वो गाड़ी सीधे एक मूविंग ट्रक के पीछे चढ़ा देता है, बिल्कुल क्लासिक एक्शन मूवी स्टाइल में। और क्या देखते हैं, अंदर पहले से
मौजूद है मर्फी और डेब, उनके पिता की पुरानी टीम के साथी। शार्लेट ये देखकर हैरान रह जाती है। जैसे ही वो दोनों अपनी जिंदगी की गलतियों पर झगड़ते रहते हैं, मर्फी चोरी की हुई पेंटिंग को ध्यान से देखता है और पता चलता है कि ये तो गलत पेंटिंग है। ओह शिट। ल्यूक कहता है कि शार्लेट इसे वापस कर सकती है, लेकिन अगले ही पल वो ठंडे दिल से उसके चेहरे पर कोई स्प्रे मारता है। जब शार्लेट होश में आती है तो खुद को अकेला एक पार्क बेंच पर पाती है। उधर म्यूजियम में इंस्पेक्टर जमाल चोरी की जांच कर रहा होता है। उसे शार्लेट पर भी पूरा भरोसा नहीं है, लेकिन अचानक कमाल की बात होती है। चोरी पेंटिंग फिर से उसी जगह दीवार पर टंगी मिलती है। कितना शकी मामला है ना। बाद में शार्लेट अपने बेटे थॉमस को लेने जाती है, लेकिन हैरोल्ड जो शायद उसका एक्स है उसे रोक देता है, क्योंकि अब शार्लेट चोरी की संदिग्ध बन चुकी है। शार्लेट तंग आ चुकी है। गुस्से में वो सीधा ल्यूक का सामना करने निकल पड़ती है। वहाँ उसे ल्यूक एक अमीर आदमी ओवेन के साथ आराम से बैठा मिलता है। ओवेन धमाकेदार खुलासा करता है वो कैंसर से मर रहा है और उसने ल्यूक की टीम को हायर किया है किसी जादुई फाउंटेन को ढूंढने के लिए। ओवेन मानता है कि वही उसे बचा सकता है। शार्लेट आंखें घुमाती है और कहती है कि ये सब बस एक मिथ है, लेकिन ल्यूक समझाता है हर मिथ में थोड़ा सा सच छुपा होता है और अलग अलग संस्कृतियों में इसका जिक्र मिलता है, इतना कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो आगे बताता है कि इस फाउंटेन का असली ठिकाना भगवान ने छुपाया था और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी गुप्त परिवारों ने सुरक्षित रखा, जिन्हें कहा जाता है प्रोटेक्टर्स ऑफ द पाथ। ल्यूक को पूरा यकीन है कि इसमें वही इसमें उन्हीं में से एक है। और अब असली ट्विस्ट 16 में 6 आर्टिस्ट ने मिलकर एक पैक्ट बनाया था। उन्होंने ठिकाने के सुराग छुपा दिए थे 6 अलग अलग पेंटिंग्स में। ल्यूक इन्हीं पेंटिंग्स को दुनिया भर से चुरा रहा है। हर पेंटिंग में छुपे हस्ताक्षर हैं। लैटिन में लिखा हुआ 6 and 1 मतलब 6 पेंटिंग्स एक रास्ता। इनमें कुछ रहस्यमयी अक्षर भी है जिन्हें अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया। शार्लेट समझ जाती है कि उनके पास गलत रेम्ब्रांट पेंटिंग है और असली पेंटिंग ढूंढने के लिए उन्हें उसकी मदद चाहिए, लेकिन वो साफ कह देती है उसका बेटा ही उसकी पहली प्राथमिकता है। तभी ओवेन सौदा पेश करता है, पावरफुल लॉयर्स जो उसे उसके बेटे को वापस दिलाने में मदद करेंगे। ये सुनकर शार्लेट का मन बदल जाता है। वो उन्हें पहला सुराग देती है, वेंडरबिल्ट परिवार की जांच करो। उसी शाम जब ल्यूक वेंडरबिल्ट्स पर रिसर्च कर रहा होता है, अचानक एस्मे उसके सामने आ जाती है। गुस्से में वो कहती है ये सब तुरंत बंद कर दो, वरना मैं तुम्हारी टीम के लोगों को एक एक करके खत्म करना शुरू कर दूंगी। और इस बार मैं मजाक नहीं कर रही। अगले दिन ल्यूक थॉमस के पियानो रिसाइटल पर पहुंचता है और शार्लेट से कहता है कि उसने असली पेंटिंग ढूंढ ली है। शार्लेट पहले झिझकती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है कि वो मदद करेगी। अब कहानी हमें ले आती है आयरलैंड में। टीम समंदर में है। वो एक डूबे हुए क्रूज शिप की तलाश कर रहे हैं जहाँ वो पेंटिंग आखिरी बार देखी गई थी। स्पेशल ड्रोन भेजे जाते हैं जो जहाज के उस हिस्से को काटकर ऊपर लाने के लिए फ्लोटेशन टैंक जोड़ देते हैं। आखिरकार जब क्रूज लाइनर पानी से ऊपर आता है तो ल्यूक और शार्लेट अंदर जाते हैं। शार्लेट के पास एक पुराना नक्शा है जो उन्हें इस मलबे के अंदर गाइड करता है, लेकिन तभी मेन शिप पर रडार पर अचानक कुछ नजदीक आता हुआ दिखाई देता है और उनके रेडियो अब काम करना बंद कर चुके हैं। हेलीकॉप्टर से सीधे एस्मी और उसकी टीम क्रूज शिप पर उतारी जाती है। मतलब ये लोग मजाक करने नहीं आए हैं। उधर जहाज के अंदर शार्लेट को शराब मिल जाती है, क्योंकि क्यों नहीं, और लूक एक ब्लो टॉर्च से अलमारी खोलने में बिजी है जिस पर वेंडरबिल्ट का नाम लिखा है। दोनों जीत की खुशी में जश्न मनाते हैं, लेकिन तभी लूक की लालच जाग उठती है और वो गहनों पर नजर डालता है। शार्लेट उसे तुरंत रोक देती है। हम कब्र लुटेरे नहीं है, मगर सेलिब्रेशन का टाइम ही कहाँ है। जहाज के फ्लोटेशन टैंक फेल हो रहे हैं और वक्त हाथ से निकल रहा है। जैसे ही दोनों निकलने लगे हैं, एस्मी की हथियारों से लैस टीम उन्हें घेर लेती है, लेकिन ये भाई बहन हार मानने वाले नहीं। तुरंत एक्शन शुरू। लड़ाई में पेंटिंग वाला बैग गिर जाता है और फिर शुरू होता है कहर। गोलियां चलती हैं, धातु से टकराकर गूंजती हैं। हेलीकॉप्टर और फ्लोटेशन टैंक तक क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जहाज तेजी से डूबने लगा है। लूक फिसलकर गिर जाता है। एक आदमी उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन शार्लेट दिन बचा लेती है। एक कुर्सी उठाकर उस गुंडे के सिर पर दे मारती है। लूक पेंटिंग उठाने ही वाला होता है कि एस्मी शार्लेट को बंधक बना लेती है। लूक ब्लफ करने की कोशिश करता है। उसे यकीन है कि एस्मे सच में शार्लेट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, लेकिन तभी जहाज जोर से हिलता है। मौका पाते ही शार्लेट एस्मी की बगल पर कोहनी मारती है और धक्का देकर उसे समुद्र में फेंक देती है। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक विशाल लहर उन्हें वापस जहाज में पटक देती है। लूक पानी के अंदर जाल में फंस जाता है। सांस रुकने लगी है, पर शार्लेट बहादुरी दिखाती है। पानी में कूदकर उसे आजाद कर देती है। दोनों ऊपर तैरकर निकल आते हैं और सही समय पर रेस्क्यू हो जाते हैं। लंदन लौटने पर शार्लेट को नया झटका मिलता है। हैरोल्ड उसे कहता है कि अब थॉमस की देखभाल वही करेगी, क्योंकि वो जापान जा रहा है। शार्लेट को एहसास होता है कि ये सब ओवन ने पहले से प्लान किया था ताकि थॉमस के साथ रह सके। थोड़ा इमोशनल है ना। अब नई पेंटिंग के साथ उन्हें एक और सुराग मिलता है और जब इसे 6 in 1 क्लू से मिलाया जाता है तो पता चलता है कि ये इशारा करता है विकेड बाइबल की तरफ। ये 6:31 की मिसप्रिंटेड बाइबल थी जिसमें लिखा था Thou shalt commit adultery, यानी तुम व्यभिचार करोगे। हाँ, ये असली ऐतिहासिक गलती थी। थ्योरी ये है कि ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक गुप्त संदेश, और अब उसकी सिर्फ एक कॉपी बची है। लेकिन तभी जमाल पुलिस लेकर अंदर घुसता है और शार्लेट वो लूक को गिरफ्तार करने लगा है और अचानक सैम अपने गुंडों के साथ घुस आता है। सब पर बंदूक तान देता है। लूक डील ऑफर करता है, मुझे और सारी पेंटिंग्स ले लो, बस बाकी सबको छोड़ दो। खैसम मान जाता है, मगर लूक चालाक है। आर्ट देने की बजाय वो म्यूजिक बजा देता है, टेबल के नीचे कूदता है और सबको भटका देता है। पुलिस मौके का फायदा उठाती है और शुरू होती है धांसू लड़ाई। गोलियां, धमाके, अफरा तफरी, पूरा धमाका। हंगामे के बीच लूक अपनी टीम के साथ चुपचाप नाव से निकल जाता है। पुलिस आखिर जीत जाती है और जमाल को कंप्यूटर पर वही विकेड बाइबल वाला कोड दिखाई देता है और जैसे ही लगता है सब खत्म हो गया, कहानी एक रेगिस्तान में पहुंचती है। वहाँ लूक को एक चमकता हुआ गिलास मिलता है जिसमें कोई रहस्यमयी तरल भरा है। वो एक घूंट पीता है और तभी शार्लेट और थॉमस उसकी आंखों के सामने तेजी से बूढ़े होने लगे हैं। लूक डर कर गिलास गिरा देता है और
और वो चकनाचूर हो जाता है। अचानक वो एक हवाई जहाज में जागता है। क्रू वेस्टिया की तरफ उड़ान भर रहा है, जहाँ बदनाम विकेट बाइबल की आखिरी कॉपी छुपी हुई है। और सुनो, अब खजाने की इस दौड़ में कौन शामिल हो गया है? हाँ, वही थॉमस, छोटा जीनियस वापस आ चुका है। ओवेन की उदार मदद से, जो इस एडवेंचर का अमीर स्पॉन्सर है, ल्यूक, शार्लेट और डेब को एस्ट्रियन नेशनल लाइब्रेरी के एक प्रतिबंधित सेक्शन में स्पेशल एंट्री मिलती है। वहीं ओवेन थॉमस के साथ बैठकर शानदार लंच कर रहा है और उसे करोड़पति लाइफ के मजेदार किस्से सुना रहा है। लाइब्रेरी में टीम को लाइब्रेरियन से पता चलता है कि इस बाइबल में सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 गलतियां हैं। दूसरी, उसमें तो एक गंदा शब्द तक छपा है। लेकिन इससे पहले कि वो और गहराई में जाते, मुसीबत सामने आ जाती है। बाहर निगरानी कर रहे मर्फी को एस्मे और उसकी टीम नजर आ जाती है। वो तुरंत टीम को चेतावनी देता है। ल्यूक बाहर निकलकर एस्मे को रोकने की कोशिश करता है और फिर शुरू होता है जबरदस्त फाइट सीन। शेल्फ उड़ते हैं, फर्नीचर हथियार बन जाते हैं, बिल्कुल जैकी चैन की मूवी जैसा। एस्मे का गुंडा भी कूद पड़ता है, लेकिन ल्यूक उसे पलक झपकते ही गिरा देता है। एस्मे बंदूक तान देती है, मगर ल्यूक झटपट उसे निशस्त्र कर देता है। तभी वो रस्सी निकालकर गला दबाने की कोशिश करती है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि रस्सी उसी के पैरों के नीचे फंसी होती है। ल्यूक उसे हवा में उछाल देता है और वो सीधे झूमर से लटक जाती है। रास्ते बंद हो चुके हैं, तो अब प्लान बी। वो लोग लाइब्रेरियन को नॉकआउट स्प्रे से बेहोश कर देते हैं, बाइबल उठाते हैं और डेब एक छोटा बम लगाती है। धमाका, और टीम सीधे सीवर से भाग निकलती है। उधर एस्मे के गुंडे ओवेन और थॉम्स को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। बड़ी भूल, ओवेन उन्हें प्रोफेशनल की तरह धूल चढ़ा देता है बिना थॉम्स को जरा भी चोट पहुंचाए। टोटल बॉस मूव। शाम को जमाल भी लाइब्रेरी पहुंच जाता है, ल्यूक के पीछे पीछे। लेकिन टीम होटल में इकट्ठा होकर बाइबल की जांच शुरू कर देती है। उसके किनारों पर उन्हें अजीब नंबर पैटर्न मिलता है, 0 से 1 तक के नंबर बार बार दोहराए गए। सब उलझ जाते हैं। तभी शार्लेट जाने का फैसला करती है। उसे थॉम्स की सुरक्षा की चिंता सताती है, लेकिन तभी थॉम्स सबको चौंका देता है। वो बताता है कि ये नंबर असल में सिर्फ डिजिट्स नहीं बल्कि म्यूजिकल नोट्स हैं। सब दंग रह जाते हैं। थॉम्स उस सीक्वेंस से धुन बजाता है और रिसर्च में पता चलता है कि ये धुन प्राचीन गीत वाटर इन द डेजर्ट है। ये गीत 7 आश्चर्यों से जुड़ा हुआ है। जब वो पुराने नक्शों और पेंटिंग्स को इन वंडर्स के लोकेशंस के साथ मिलाते हैं, सब मैच हो जाता है सिवाय गीजा के पिरामिड्स के। हाँ, अगला सुराग वहीं छुपा है, शायद फाउंटेन ऑफ यूथ वहीं हो। टीम उत्साहित भी है और सतर्क भी। वो मिस्र जाने की तैयारी करने लगते हैं। ओवेन शार्लेट से वादा करता है कि अगर वो साथ आएगी तो सिक्योरिटी 2 गुनी कर देगा। लेकिन उसी रात ल्यूक को एक डरावना सपना आता है। एक परछाई रेत को छूती है और वो काली होकर सब कुछ सड़ा देती है, यहाँ तक कि ल्यूक खुद भी। वो घबराकर उठ बैठता है। शार्लेट भी परेशान होती है। क्या ओवेन सचमुच भरोसेमंद है या फिर वो सिर्फ फाउंटेन बेचने के लालच में है? इसी बीच वेटिकन में प्रोटेक्टर्स का लीडर एस्मे को एक रहस्यमयी चाबी देता है। ये चाबी बनाई ही गई है ताकि कोई भी उस फाउंटेन से पी ना सके। अब खेल और भी खतरनाक हो चुका है। कट टू मिस्र। आखिरकार वो सब पिरामिड्स तक पहुंच चुके हैं। ल्यूक थॉम्स को हाईटेक स्कैन दिखाता है जिनमें छिपे हुए सीक्रेट चैम्बर्स नजर आते हैं, ऐसे कमरे जहाँ कभी किसी इंसान का कदम नहीं पड़ा। लेकिन ओवेन अब बेसब्र हो चुका है। उसे इतिहास से कोई मतलब नहीं। सावधानी बिल्कुल नहीं। वो अपने आदमियों को खुदाई शुरू करने का हुक्म देता है और तभी पता चलता है कि उनके सिक्योरिटी बैग्स में हथियार नहीं बल्कि हैवी ड्यूटी टूल्स भरे पड़े हैं। आर्कियोलॉजिस्ट गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे बाहर निकाल दिया जाता है। शार्लेट भी इस सब से बेहद परेशान है और ओवेन, उसका असली चेहरा सामने आने लगा है। अब वो अरबपति वाला मास्क उतार रहा है। बाहर जमाल वापस लौटता है और अंदर आने की मांग करता है, लेकिन गार्ड्स उसे ठुकरा देते हैं। तो जमाल एक पूरी पुलिस स्क्वाड लेकर लौटता है और अंदाजा लगाए ओवेन कि लोग क्या करते हैं। हाँ, सही सुना आपने। वो फायरिंग शुरू कर देते हैं। पुलिस गाड़ियों पर धमाके होने लगते हैं। गोलियां, विस्फोट और प्राचीन पिरामिड्स, सब कुछ अब पूरी तरह कंट्रोल से बाहर है। ओवेन का असली चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा है। बचे हुए लोग गोलियों से बचते बचाते कवर लेते हैं और जवाबी फायरिंग करते हैं। इसी दौरान एस्मे परछाइयों में छिपकर सही मौके का इंतजार कर रही है। पिरामिड के अंदर टीम को आखिरकार एक छिपा हुआ रास्ता मिलता है। ये रास्ता उन्हें उस खास चैम्बर तक ले जाता है जिसकी तलाश थी। लेकिन यहाँ एक समस्या खड़ी हो जाती है। सामने एक विशाल संरचना खड़ी है जिसे हटाना असंभव लग रहा है। ओवेन हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपने लोगों को टूल्स निकालने का आदेश देता है, लेकिन तभी शार्लेट नोटिस करती है उनके पास हथियार भी हैं, टूल्स काम नहीं आते। और ओवेन का अगला आइडिया, धमाका करना। शार्लेट और उसका भाई इस पागलपन को बिल्कुल भी मंजूर नहीं करते। जब बड़े लोग आपस में लड़ रहे होते हैं तभी थॉमस एक प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र उठाकर बजाना शुरू कर देता है और कमाल हो जाता है। पूरा चैम्बर गूंज उठता है। शार्लेट जैसे ही पास खड़े गोंग को बजाती है, कमरा जोर जोर से हिलने लगा है। रेत अजीब पैटर्न में घूमने लगती है और अचानक शार्लेट आसानी से उस भारी संरचना को एक हाथ से हटा देती है। नीचे छिपा हुआ है एक लिफ्ट। टीम उस पर चढ़ जाती है और पिरामिड के और गहरे हिस्से में उतरने लगती है। बाहर हालात और बिगड़ चुके हैं। मर्फी और डेब समझ जाते हैं कि सिक्योरिटी टीम बेकाबू हो चुकी है। वो अचानक अटैक करते हैं। डेब के हाथ में गोली लगती है, लेकिन मर्फी उसे बहादुरी से बचा लेता है। सब कुछ खत्म होता दिख रहा होता है कि तभी एस्मे एंट्री लेती है। वो गार्ड्स पर टूट पड़ती है। जस्ट एक को ह्यूमन शील्ड बनाकर बाकी पर फायरिंग करती है। ज्यादातर सिक्योरिटी को खत्म कर वो जमाल के साथ मिल जाती है। दोनों मिलकर पिरामिड में घुसते हैं और रास्ता साफ कर देते हैं। एस्मे को दुश्मनों के बैग्स में रस्सी मिलती है। सब लोग उसका इस्तेमाल करके शाफ्ट में नीचे उतर जाते हैं। अंडरग्राउंड लिफ्ट रुक जाती है और टीम एक ऐसे कॉरिडोर में गिरती है जहाँ अजीबोगरीब निशान बने होते हैं। आगे जाकर रास्ता बंद मिलता है। दीवार पर खुदा है ट्री ऑफ लाइफ। शार्लेट तुरंत एक आइडिया लगाती है। वो देवी नाउनेट की मूर्ति से एम्बर निकालकर ट्री पर रख देती है और फिर धड़ाम, दीवार खुल जाती है। अंदर पहुंचते ही वो खुद को जमीन से बहुत ऊपर पाते हैं। तभी ल्यूक एक नक्काशी पर बने रत्न को छूता है और जादुई तरीके से दीवार
दीवारों से सीढ़ियां निकल आती हैं। सब लोग नीचे उतरते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो शायद किंवदंती वाला युवावस्था का फव्वारा हो सकता है, एक छोटी सी चमकती हुई पानी की झील। ओवेन जबरदस्ती ल्यूक को पहले पीने पर मजबूर करता है, यहाँ तक कि वो उसकी बाह में गोली भी मार देता है। लेकिन शार्लोट तुरंत समझ जाती है ओवेन बीमार नहीं है, बल्कि वो इस फव्वारे को बेचकर दौलत कमाना चाहता है। ल्यूक मजबूरी में पानी को छूता है और अचानक कुछ अद्भुत खरता है। वो छोटा सा गड्ढा एक असली फव्वारे में बदल जाता है और ल्यूक हवा में उठ जाता है। उसके हाथों से रोशनी निकलने लगती है, उसे अपना जवान रूप दिखाई देता है। लेकिन साथ ही शार्लोट और थॉम्स को तेजी से बूढ़ा होते हुए देखता है। तभी ल्यूक एक निस्वार्थ फैसला लेता है, वो तुरंत अपने हाथ पीछे खींच लेता है ताकि अपने परिवार को बचा सके। और यही बलिदान देखकर फव्वारा उसका घाव तुरंत भर देता है। लेकिन ओवेन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। वो अपना खून फव्वारे में डालकर एक घूंट पीता है। इस्मे को किंवदंती याद आती है, अगर कोई स्वार्थी इंसान इस पानी को पीता है तो फव्वारा उसकी जिंदगी छीन लेता है। और सच में ओवेन चीखते हुए तेजी से बूढ़ा होने लगता है। पानी उग्र और हिंसक हो उठता है। इस्मे तुरंत एक और घंटा बजाती है, जिससे चारों तरफ दरवाजे बंद होने लगते हैं। सब लोग भागते हुए बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। ओवेन को पीछे छोड़कर उसे उसकी करनी का फल मिल जाता है। उसका बॉडीगार्ड पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन गिरकर मर जाता है। यहाँ तक कि ल्यूक भी एक पल के लिए फिसल जाता है और एज में उसे खींचकर बचाती है। समय से दौड़ती ये टीम मुश्किल से बाहर निकल पाती है, क्योंकि उनके पीछे दीवारें और दरवाजे गिरते जाते हैं। आखिरकार वो सुरक्षित बाहर पहुंच जाते हैं। जमाल मान लेता है कि असली खलनायक हमेशा ओवेन ही था और एक प्यारे से पल में इस्मे ल्यूक के गाल पर किस करती है, उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर। इस्मे अपनी राह पकड़ लेती है, जबकि शार्लोट और ल्यूक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। दोनों अपनी अगली रोमांचक यात्रा के लिए तैयार हैं। और इस बीच छोटा सा थॉमस पहले से ही अपने दिमाग में कुछ नया सोच रहा होता है।